जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके अपने चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 से सुपर 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इसके आंसर बताने जा रहे हैं, जो कि प्रायः प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, एजुकेशन ऑफिसर और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह वीडियो आपके लिए तैयार किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। लेकिन दोस्तों, सुपर 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इसके आंसर बताने से पहले मैं आपको इस एक्ट के बैकग्राउंड के बारे में कुछ बता देना चाहता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में पास किया था, यानी कि 1997 में पास किया था, तो उसी के आलोक में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से निवारण के लिए भारत की संसद ने 2013 में एक कानून पास किया, जिसका नाम महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतिशोध अधिनियम 2013 दिया। यौन उत्पीड़न के कारण महिला के संविधान में निहित समानता के अधिकार धारा 14 और 15 व जीवन की रक्षा व सम्मान से जीने के अधिकार धारा 21 व व्यवसाय करने की आज़ादी के लिए तथा कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण के न होने से उसके कार्य करने में बाधा को रोकने के लिए यह कानून पास किया गया। तो दोस्तों, अब आगे मैं आपको सुपर 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और इसके आंसर को बताने जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 केम इनटू फोर्स ऑन, यानी कब से प्रवृत्त हुआ। तो इसके 4 विकल्प यहाँ पर हैं। फर्स्ट, सेकेंड 22 अप्रैल 2013, सेकेंड 9 दिसंबर 2013, थर्ड 21 अगस्त 2014 एंड फोर्थ ऑप्शन है 22 जनवरी 2015। तो इसका सही आंसर होगा सेक्शन 1(3) के हिसाब से सेकेंड, यानी कि 9 दिसंबर 2013 से प्रवृत्त हुआ, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि इस अधिनियम के अनुसार, पहले मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के सुना देता हूँ, फिर मैं उसे हिंदी में भी ट्रांसलेट करके आपको बता देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सके। क्वेश्चन 2 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअल हरासमेंट एज डिफाइंड अंडर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, यानी कि इस अधिनियम के अनुसार लैंगिक प्रताड़ना की निम्न में से कौन सी परिभाषा है जो कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 में परिभाषित किया गया है। तो इसके भी 4 विकल्प आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला है फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेज और डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर। तो इसे मैं आपको हिंदी में ही बता देता हूँ कि इसे कहते हैं शारीरिक संपर्क या उसका प्रयास करना या यौनिक रिश्ते बनाने का प्रयास या उसकी मांग करना। सेकेंड ऑप्शन है मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स और शोइंग पोर्नोग्राफी, यानी यौनिक शब्दों वाली बातें या टिप्पणी करना या अश्लील साहित्य दिखाना। थर्ड है एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, यानी कि अन्य कोई भी ऐसी शारीरिक, मौखिक, इशारे आदि से ऐसा व्यवहार व आचरण जो यौनिक प्रकृति का हो और अस्वीकार्य हो, यानी कि अनवेलकम हो। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा सेक्शन 2(n) के हिसाब से फोर्थ, यानी कि ये सारे ऑप्शन परिभाषा में शामिल है, यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट की परिभाषा में ये सभी ऑप्शन आते हैं, ये सभी बातें आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3, हु कैन कंप्लेन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट अंडर द एक्ट, यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट यानी कि यौन उत्पीड़न के खिलाफ कौन शिकायत कर सकता है।
इस एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न या लैंगिक उत्पीड़न के खिलाफ कौन शिकायत कर सकता है? तो इसमें भी आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं। फर्स्ट है किसी भी, पहले मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, इन रिलेशन टू अ वर्क place an aggrieved woman of any age whether employed or not who alleged to have been subjected to any act of sexual harassment by the respondent। इसे हिंदी में जानिए कि किसी भी कार्यस्थल के संबंध में किसी भी आयु की ऐसी महिला, ध्यान दीजिए, किसी भी एज की महिला कंप्लेन कर सकती है, चाहे नियोजित हो या नहीं, जो प्रत्यर्थी, जिसे आप रिस्पोंडेंट कहते हैं, द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के करने का अभिकथन करती है, यानी कि एलिगेशन लगाती है। सेकंड ऑप्शन है इन रिलेशन टू ड्वेलिंग प्लेस और हाउस एन एग्रीव्ड वुमेन ऑफ एनी एज हु इज एम्प्लॉयड इन सच अ ड्वेलिंग प्लेस और हाउस। तो इसे हिंदी में आप कह सकते हैं किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में किसी भी आयु की ऐसी महिला जो ऐसे किसी निवास स्थान या गृह में नियोजित हो, यानी कि हाउस में एम्प्लॉयड हो। ऑप्शन थर्ड है दोनों, फर्स्ट और सेकंड, और ऑप्शन फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा सेक्शन 2A के हिसाब से थर्ड, यानी कि दोनों तरह की महिला सेक्सुअल हैरासमेंट के बारे में कंप्लेन कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 4, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द मीनिंग वर्क प्लेस अंडर सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। यानी कि इसमें से वर्क प्लेस के अधीन कौन सी जगह नहीं आता है, जिसके लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है नीचे। पहला है अ ड्वेलिंग प्लेस और अ हाउस, दूसरा है हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स, थर्ड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर। सेक्शन 2O के हिसाब से इसका सही आंसर होगा 4, यानी कि वर्क प्लेस में ये सारे जगह आते हैं, सारे कार्यस्थल आते हैं, ड्वेलिंग प्लेस हो या फिर घर हो, हॉस्पिटल या नर्सिंग होम या फिर प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सारे के सारे कार्यस्थल की परिभाषा में सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 के तहत आता है। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following may amount to sexual harassment under Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013। यानी कि इसमें से कौन सी परिस्थितियां यदि विद्यमान हो तो वह लैंगिक उत्पीड़न कहलाएगा। पहला है इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट प्रॉमिस ऑफ प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट। तो इसे हिंदी में कह सकते हैं नौकरी में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निहित या स्पष्ट वादा करके पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। सेकंड, इम्प्लाइड और इम्प्लिसिट थ्रेट ऑफ डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट। तो सेकंड है नौकरी में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निहित या स्पष्ट रूप से नुकसान पहुंचाने की धमकी देना। थर्ड है ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट लाइकली टू अफेक्ट हर हेल्थ और सेफ्टी। यानी कि तीसरा है अपमानजनक व्यवहार जो उसके स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए खतरनाक हो या सुरक्षा को प्रभावित करे। और चौथा ऑप्शन है ऑल द अबोव, यानी कि ये सारे। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर। सेक्शन 3 के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर है 4, यानी कि ये सारे जो विकल्प हैं फर्स्ट से लेके थर्ड तक, ये भी सेक्सुअल हैरासमेंट की परिभाषा में आते हैं। यानी कि सेक्सुअल हैरासमेंट के बारे में इससे पहले देखा है कि उसके डेफिनेशन में क्या है, लेकिन ये भी सेक्सुअल हैरासमेंट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एम्प्लॉई अंडर सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट 2013 मीन्स। यानी कि सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 के तहत एम्प्लॉई से क्या अभिप्रेत है, यानी क्या मीनिंग है। फर्स्ट रेगुलर एम्प्लॉई, सेकंड टेम्पोररी एम्प्लॉई, थर्ड एडहॉक डेली वेज एम्प्लॉई, फोर्थ ऑल द अबव। आइए जानते हैं इसका सही आंसर। सेक्शन 2F के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर है 4, यानी कि ये सभी तरह के कर्मचारी एम्प्लॉई की परिभाषा में आते हैं इस एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ लॉजिंग अ कंप्लेंट बाय एन एग्रीव्ड वुमेन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस टू द इंटरनल कमिटी इफ सो कॉन्स्टिट्यूटेड और द लोकल कमिटी इन केस इट इज नॉट सो कॉन्स्टिट्यूटेड विद इन अ पीरियड ऑफ।
तो इसे मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि कोई भी पीड़ित महिला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत आंतरिक शिकायत समिति को जहां इसका गठन हुआ हो या फिर स्थानीय शिकायत कमेटी को जहां इसका गठन नहीं हुआ हो, लिखित में शिकायत कितने समय सीमा के भीतर करेगी, यानी कि करनी होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंसिडेंट, यानी कि घटना से 3 महीने के भीतर। सेकेंड ऑप्शन है 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट इंसिडेंट, यानी कि श्रृंखलाबद्ध में कि अंतिम घटना से 3 महीने के भीतर। थर्ड है बोथ और फोर्थ है नन। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर। तो सेक्शन 9 के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, यानी कि दोनों ही समय सीमा रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 8, एवरी एम्प्लॉयर ऑफ अ वर्क प्लेस शैल बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी टू बी नोन एज। अब इसका ये है कि जो प्रत्येक नियोक्ता यानी कार्यस्थल के प्रत्येक नियोक्ता लिखित आदेश निकालकर एक कमेटी की गठन करेगी जिसका नाम होगा, 4 ऑप्शन है। फर्स्ट लोकल कमेटी, सेकंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, थर्ड आइदर फर्स्ट और सेकंड, और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर। सेक्शन 4 के हिसाब से इसका नाम होगा इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, यानी कि आंतरिक शिकायत समिति। Question number 9. The presiding officer / chairman and every member of the internal / local committee, as the case may be, shall hold office for such period not exceeding from the date of their nomination. अब यानी कि इंटरनल कमेटी के प्रिजाइडिंग ऑफिसर या फिर लोकल कमेटी के चेयरमैन या फिर इंटरनल कमेटी के कोई भी सदस्य या फिर लोकल कमेटी के कोई भी सदस्य नॉमिनेशन के डेट से अधिकतम कितने समय तक पद पर बने रह सकता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर, और यहाँ 4 ऑप्शन देख सकते हैं, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 4 और सेक्शन 7 के हिसाब से सेकंड, यानी कि मैक्सिमम 3 years तक पद पर बने रह सकता है, यानी कि जिस डेट से प्रिजाइडिंग ऑफिसर, चेयरमैन या फिर किसी सदस्य का नॉमिनेशन होता है उस कमेटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग शैल बी द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द इंटरनल कमेटी, यानी कि आंतरिक समिति के पीठासीन अधिकारी इसमें से कौन होंगे। तो यहाँ पर आप फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं, कार्यस्थल पर ज्येष्ठ स्तर पर नियोजित महिला कर्मचारी, यानी का वुमेन एम्प्लॉई एट सीनियर लेवल एट वर्क प्लेस। सेकेंड, अ सीनियर लेवल वुमेन एम्प्लॉई फ्रॉम अदर ऑफिसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ द वर्क प्लेस, यानी कि सेकेंड है कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिट से ज्येष्ठ यानी कि सीनियर स्तर की महिला कर्मचारी। थर्ड ऑप्शन है सीनियर लेवल वुमेन एम्प्लॉई फ्रॉम एनी अदर वर्क प्लेस ऑफ द सेम एम्प्लॉयर और अदर डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है उसी नियोजक या अन्य विभाग या संगठन के किसी अन्य कार्यस्थल के ज्येष्ठ महिला कर्मचारी। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अगर फर्स्ट से कोई वुमेन एम्प्लॉय नहीं अवेलेबल होता है तो सेकेंड लेवल पर आएगा, अगर वहाँ भी कोई नहीं अवेलेबल है तो थर्ड लेवल पर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 4 के हिसाब से 4, यानी कि इसमें से कोई भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो सकता है इंटरनल कमेटी के। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, यानी कि आंतरिक शिकायत समिति के गठन के संबंध में इसमें से कौन सा सही विकल्प है। फर्स्ट, नॉट लेस देन 2 members फ्रॉम अमोंगेस्ट एम्प्लॉई, यानी कर्मचारियों में से न्यूनतम 2 सदस्य। सेकेंड, 1 member फ्रॉम अमोंगेस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस, गैर सरकारी संगठनों या संगमों में से 1 सदस्य। थर्ड, एट लीस्ट 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर्स सो नॉमिनेटेड शैल बी वुमेन, यानी कि नाम निर्देशित कुल सदस्यों में से कम आधे सदस्य महिलाएं होंगी। और फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इसमें सारे होंगे। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर। सेक्शन 4 के हिसाब से इसका सही आंसर होगा 4, यानी कि ये सभी सही है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के गठन के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द लोकल कमिटी, अस्थायी परिवाद समिति के गठन के संबंध में इसमें से कौन सा विकल्प
सही है। फर्स्ट, एन एमिनेंट वुमेन इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क एज चेयरपर्सन, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में कोई भी प्रख्यात महिला अध्यक्ष होगी। सेकेंड, वन वर्किंग वुमेन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट एज मेंबर, जिले में कार्यरत महिलाओं में से एक सदस्य। थर्ड, टू मेंबर्स इंक्लूडिंग वन वुमेन फ्रॉम एनजीओ और एसोसिएशन, गैर सरकारी संगठनों या संगमों में से दो सदस्य जिसमें कम से कम एक महिला होगी। और फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर सेक्शन 7 के हिसाब से होगा 4, यानी कि ये सारे सही हैं। अबाउट द कंपोजिशन ऑफ लोकल कमिटी, या जिसे आप लोकल कंप्लेंट कमिटी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, every district officer shall constitute in the district concerned a committee to be known as dash to receive complaints of sexual harassment from establishment where the internal committee has not been constituted due to having less than 10 workers or if the complaint is against the employer himself। यानी कि प्रत्येक जिला अधिकारी संबंधित जिले में ऐसे स्थापनों से जहां 10 से कम कर्मकार होने के कारण आंतरिक परिवाद समिति गठित नहीं की गई है या परिवाद स्वयं नियोजक के विरुद्ध है, वहां लैंगिक उत्पीड़न के परिवाद ग्रहण करने के लिए एक समिति की गठन करेगा जिसका नाम होगा। दोस्तों आइए जानते हैं इसका 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल कंप्लेंट कमेटी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, लोकल कमेटी एंड नन ऑफ द अबव। आइए जानते हैं इसका सही आंसर। तो दोस्तों मिस्टेक से इसका फर्स्ट दिखा रहा है, लेकिन सेक्शन 6 के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, लोकल कमेटी। यानी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होता है उसे लोकल कमेटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, एट लीस्ट वन ऑफ द नॉमिनीज ऑफ लोकल कमेटी शैल बी अ वुमेन बिलोंगिंग टू, यानी कि लोकल कमेटी के जो नॉमिनी होंगे उसमें कम से कम एक महिला किस वर्ग से होनी चाहिए। इसके लिए आप यहाँ 4 ऑप्शन देख सकते हैं। फर्स्ट SC ST, सेकेंड OBC, थर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटी और फोर्थ एनी ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा सेक्शन 7 के हिसाब से फोर्थ, यानी कि इसमें एक महिला, यानी कि इसमें से किसी भी वर्ग से होनी चाहिए, चाहे SC ST से हो या OBC से हो या माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो, लेकिन एक महिला इन वर्गों से होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, चेयरपर्सन अंडर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 मीन्स, यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 के तहत चेयरपर्सन से क्या अभिप्रेत है, इसका क्या मीनिंग है। फर्स्ट, चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वुमेन, सेकेंड, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, थर्ड, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल वुमेन कमीशन एंड फोर्थ, चेयरपर्सन ऑफ द लोकल कंप्लेंट्स कमेटी। इसका सही आंसर होगा सेक्शन 2C के हिसाब से 4, यानी कि चेयरपर्सन ऑफ लोकल कंप्लेंट कमेटी, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। अब क्वेश्चन 16, इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। द इंटरनल कमेटी और एट द केस में बी द लोकल कमेटी में बिफोर इनिशिएटिंग एन इंक्वायरी अंडर सेक्शन 11 and at the request of the aggrieved woman take steps to settle the matter between her and the respondent through conciliation। तो हिंदी में भी इसे बता देता हूँ कि आंतरिक समिति या स्थानीय समिति धारा 11 के अधीन जांच आरंभ करने से पूर्व और व्यथित महिला के अनुरोध पर सुलह के माध्यम से उसके और प्रत्यार्थी, जिसे आप रिस्पोंडेंट कहते हैं, के बीच मामले को निपटाने के उपाय करेगी। ये सही है या गलत है। फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स। तो इसका आंसर देखें सेक्शन 10 के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि सही है। क्वेश्चन नंबर 17, ऑन फेल्यूर ऑफ कंसिलिएशन द इंटरनल कमिटी और द लोकल कमिटी एट द केस में बी shall where the respondent is an employee proceed to make inquiry into the complaint in accordance with the provision of the service rules applicable to the respondent। तो इसे हिंदी में बता देता हूँ कि सुलह नहीं होने की स्थिति में आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, जहाँ प्रत्यार्थी कोई कर्मचारी हो, वहाँ प्रत्यार्थी को लागू सेवा नियमों के उपबंध के अनुसार, और जहाँ ऐसे कोई नियम विद्यमान नहीं है, वहाँ ऐसी रीति से जो विदित हो जाए परिवार के जांच करने की कार्रवाई करेगी। यह स्टेटमेंट सही है या गलत है।
तो इसका सही आंसर फर्स्ट है, यानी सेक्शन 11 के हिसाब से यह स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन नंबर 18, इन केस ऑफ अ डोमेस्टिक वर्कर द लोकल कमिटी शैल इफ प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट फॉरवर्ड द कंप्लेंट टू द पुलिस विदिन अ पीरियड ऑफ डैश फॉर रजिस्टरिंग द केस अंडर सेक्शन 509 ऑफ द इंडियन penal code and any other relevant provision of the said code where applicable। तो हिंदी में किसी घरेलू कर्मकार की दशा में स्थानीय समिति यदि प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 509 और जहां लागू हो वहां उक्त संहिता के किन्हीं अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन मामला रजिस्टर करने के लिए कितने अवधि के भीतर पुलिस को परिवाद भेजेगी, यानी कि कंप्लेंट भेजेगी। तो 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, फर्स्ट 4 डेज, सेकंड 6 डेज, थर्ड 7 डेज और फोर्थ 1 मंथ। तो सेक्शन 11 के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, यानी कि 7 डेज। क्वेश्चन नंबर 19, the internal committee or the local committee is required to provide a report of its finding to the employer or the district officer as the case may be on the completion of an inquiry under this act within a period of from the date of completion of the inquiry and such report be made available to the concerned party। तो हिंदी में से जानिए कि इस अधिनियम के तहत जांच पूरा होने पर यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट या यथास्थिति नियोजक या जिला अधिकारी को जांच के पूरा होने की तारीख से कितनी अवधि के भीतर उपलब्ध कराएगी और ऐसी रिपोर्ट संबंधित पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाएगी। तो 4 ऑप्शन देख सकते हैं, फर्स्ट 7 डेज, सेकेंड 8 डेज, थर्ड 10 डेज और फोर्थ 15 डेज। तो इसका सही आंसर जानते हैं, सेक्शन 13 के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, यानी कि 10 डेज, यानी 10 दिन के भीतर देनी होगी। क्वेश्चन नंबर 20, द इंटरनल कमिटी और द लोकल कमिटी एट द केस में बी arrives at a conclusion that the allegation against the respondent is malicious, false, forged, may recommend to the employer or district officer at the case may be to take action against the woman or the person who has made the complaint। यानी कि जहां आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथन द्वेषपूर्ण है या मिथ्या है या भ्रामक दस्तावेज पर आधारित है, तो नियोजक या जिला अधिकारी ऐसी महिला या व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगी। यानी जो यहाँ पर इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी की बात है तो कार्रवाई करने की सिफारिश करेगी। यह सही है या गलत है, फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स। तो आइए जानते हैं, सेक्शन 14 के हिसाब से यह बिल्कुल ही सही है। फोर्ज और मिथ्या पाए जाने पर कार्रवाई की आदेश दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 21, which among the following powers of the civil court shall be vested in the internal committee or the local committee as the case may be under the code of civil procedure 1908 when trying a suit। यानी कि इस अधिनियम के तहत जांच करने के प्रयोजन के लिए आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को इसमें से कौन सी शक्तियां सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निहित होगी। तो यहाँ भी 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, फर्स्ट समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ। यानी कि किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर करना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना। सेकेंड, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, किन्हीं दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना। थर्ड, एनी अदर मैटर विच में बी प्रिस्क्राइब, ऐसा कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर। सेक्शन 11 के हिसाब से इसका सही आंसर होगा 4, यानी कि ये सारे पावर कमिटी के पास होगी। क्वेश्चन नंबर 22, पेनल्टी फॉर पब्लिकेशन और मेकिंग नॉन कंटेंट्स ऑफ कंप्लेन एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन ऑफ द एक्ट। यानी कि परिवाद की अंतर वस्तुओं और जांच कार्रवाइयों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने पर दंड का प्रावधान इसमें से किस धारा में है। फर्स्ट सेक्शन 16, सेकंड सेक्शन 17, थर्ड सेक्शन 18 और फोर्थ ऑप्शन है सेक्शन 19। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड, यानी कि इसका प्रावधान सेक्शन 17 में है।
Question number 23. Which of the following may be recommended by the internal committee or the local committee to the employer during the pendency of an inquiry on a written request made by the aggrieved woman? यानी कि जो इंटरनल कमिटी है या फिर लोकल कमिटी है, तो इंक्वायरी लंबित होने के दौरान और व्यथित महिला के लिखित अनुरोध पर इसमें से कौन सी सिफारिश कर सकती है? फर्स्ट, ट्रांसफ़र ऑफ द एग्रीव्ड वुमेन और द रिस्पोंडेंट टू एनी अदर प्लेस, यानी कि व्यथित महिला या फिर प्रत्यार्थी, जिसे आप रिस्पोंडेंट कहते हैं, उसको कार्यस्थल से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने की, या फिर पीड़ित महिला या व्यथित महिला को 3 महीने की छुट्टी ग्रांट करने की, या थर्ड, ऐसे कोई रिलीफ जो व्यथित महिला को दी जाए, और फोर्थ है ऑल ऑफ द ऑफ। तो इसका सही आंसर है सेक्शन 12 के हिसाब से फोर्थ, यानी कि इसमें से कोई भी अनुशंसा लोकल कमिटी या फिर इंटरनल कमिटी के द्वारा की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 24. Which among the following shall be taken into consideration by the internal committee or the local committee as the case may be for the purpose of determining the sums to be paid to the aggrieved woman under clause 2 of subsection 3 of section 13? यानी कि व्यथित महिला को दी जाने वाली राशियों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति निम्नलिखित में से किस पर विचार करेगी? फर्स्ट है द मेंटल ट्रॉमा, पेन, सफरिंग एंड इमोशनल डिस्ट्रेस कॉज टू द एग्रीव्ड वुमेन, यानी कि व्यथित महिला को हुए मानसिक आघात, पीड़ा, यातना या भावनात्मक कष्ट पर विचार करेगी। सेकेंड, द लॉस इन द कैरियर अपॉर्चुनिटी ड्यू टू द इंसिडेंट ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट, लैंगिक उत्पीड़न की घटना के कारण वृत्ति के अवसर यानी कैरियर के अवसर की हानि को। और थर्ड, मेडिकल एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय द विक्टिम फॉर फिजिकल और साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, यानी कि पीड़ित द्वारा शारीरिक या मनोचिकित्सकीय उपचार के लिए किए गए खर्चे को। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर। तो सेक्शन 15 के हिसाब से इसके सारे विकल्प सही हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। Question number 25. Any person aggrieved from the recommendation or non-implementation of such recommendation may prefer an appeal to the court or tribunal in accordance with the provisions of the service rules applicable to the said persons, or where no such service rules exist, then person aggrieved may prefer an appeal in such manner as may be prescribed within the period of dash of the recommendation, यानी कि जो अनुशंसा की जाती है, तो अगर उससे कोई गिरभियांश हो, यानी कि कोई पीड़ित हो, या फिर अनुशंसा को नहीं लागू करने के कारण अगर कोई पीड़ित हो, तो कोर्ट या ट्राइब्यूनल, यानी कि जो उस कर्मचारी पर सर्विस रूल लागू हो, उसके तहत कोर्ट या ट्राइब्यूनल में अपील कर सकता है। लेकिन जहां कोई भी सर्विस रूल विद्यमान नहीं हो, तो एग्रीव्ड पर्सन, यानी कि जो वहां प्रिस्क्राइब मैनर होगा, उस मैनर से उस जगह अपील कर पाएगी। लेकिन कितने दिनों के अंदर कर सकेगी? तो ऑप्शन 4 है, फर्स्ट 30 डेज, सेकेंड 45 डेज, थर्ड 60 डेज और फोर्थ 90 डेज। तो दोस्तों सेक्शन 18 के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा 4, यानी कि 90 डेज के अंदर में अपील कर पाएगी। यानी कि अगर उस रिकमेंडेशन से खुश नहीं है, तो कर्मचारी 90 डेज के अंदर अपने सर्विस रूल के तहत जो भी अवेलेबल मीन्स है, कोर्ट या ट्राइब्यूनल हो, जो भी अवेलेबल हो, वहाँ पर अपील कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उसके आंसर। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये जो 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और आंसर्स हैं। और मुझे विश्वास है कि आप इस तरह के एग्जामिनेशंस में आप अच्छे से आंसर दे पाएंगे। आपको यह वीडियो लगा, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।